स्पीकर साहब, प्लीज साइलेंस। माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर आज प्लीज जो मुबाहिस हो रहे हैं, प्लीज इस साइलेंस। मुबाहिस में मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से अपने ख्यालात का इजहार करने जा रहा हूं। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूं कि जब राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ही जिद्दोजहद और मुतालबे का नतीजा था। इस ऐवान असेंबली में हमने एहतजाज किया, उसका नतीजा ये हुआ कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को रियासत आंध्र प्रदेश में हासिल हुआ, जो रियासत तेलंगाना बनने के बाद भी आज भी 4% तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है कि माइनॉरिटीज के बजट में मुसलसल इजाफा होता गया। 94 और 95 में जरूर 1 करोड़ बजट था, लेकिन एक हकीकत है कि अभी मेरे काबिल दोस्त जीवन रेड्डी साहब कह रहे थे कि मौज़ून और इमामों के तनख्वाह के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ही मुतालबा था कि मौज़ून और इमामों को पैसा दिया जाए, और उसके बाद में हमारी एक पॉलिसी और प्रोग्राम यह रहता है कि एक स्कीम का आगाज पहले कर दिया जाए, चाहे 1 रुपया ही सही, लेकिन स्कीम का आगाज हो जाना चाहिए। और आज हो जाएगा तो मजलिस अपनी जिद्दोजहद के जरिए उस 1 रुपये को 1 लाख तक पहुंचाएगी। हम ये सोचकर काम करते हैं, और यही हुआ कि 94 और 95 में 1 करोड़ बजट था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश जब था, 2014 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का आखिरी बजट जब पेश हुआ, तो उस वक्त अक़लियतों का, माइनॉरिटीज का बजट मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस को कि वो 1000 करोड़ रुपया था। तो आप बताइए, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मुसलसल जहद मुसलसल का नतीजा है कि हम कामयाब हुए 1000 करोड़ तक लाने में। और वो 1000 करोड़ पर जब आया तो ये भी एक हकीकत है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा है कि जो स्कॉलरशिप दी जाती थी SC, STs और BCs को, मुसलमानों को नहीं दिया जाता था। मुझे याद है, मैं आज भी उस जुमले को दोहराना चाहता हूं। राजशेखर रेड्डी साहब वहां बैठे थे और मैं जब सारी तफसील पेश कर रहा था और बता रहा था कि मुसलमान को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कितनी है, पोस्ट मैट्रिक कितनी है, SC, ST को कितनी है, तो उन्होंने हैरत के साथ कहा कि अकबर साहब, मुझे नहीं मालूम कि इतना कम दिया जाता है। और उसके बाद हमारी जिद्दोजहद थी कि मैं बहुत कम पोडियम तक आता हूं। मुझे याद है कि उस वक्त मैं पोडियम तक आकर कहने लगा कि आज मैं जानना चाहता हूं क्या राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत है या नरेंद्र मोदी की गुजरात की है। तो राजशेखर रेड्डी साहब ने एतराज किया और कहा, अकबर साहब, इतने सख्त अल्फाज कि मुझे आप मोदी से मिला रहे हैं। मैंने कहा, अगर नहीं तो फिर ऐलान करिए कि आज आप मुसलमानों को भी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, SC, STs और BCs के बराबर देंगे। तो उन्होंने फौरन ऐलान किया, और वही ऐलान का नतीजा है कि आज तक भी मुसलमान तालीम के मैदान में आगे जा रहा है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि 70 साल की हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में मुसलमान के साथ जिंदगी के हर शोबे हयात में नाइंसाफी हुई, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, हर जिंदगी के हर शोबे हयात में नाइंसाफी हुई। मैं ये भी कहूंगा कि औकाफी जायदादों के लिए जिद्दोजहद मजलिस करती रही है, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर रही है और आगे भी करेगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सारे मसाइल को अपने स्टेटमेंट में रखा, लेकिन एक मसला शायद ओहदेदार भूल गए उनको बताना। यही तो शिकायत है हमको कि चीफ मिनिस्टर साहब संजीदा हैं, दियानतदार हैं, मुखलिस हैं, और वो चाहते हैं कि मुसलमानों के मसाइल हल हों। लेकिन मैं कहूंगा, उनके मातहदीन और जो उनके ऐलान तयक्कुन के बाद जिनको बैकअप टीम की तरह काम करना पड़ता है, ये बैकअप टीम कमजोर है, ये बैकअप टीम में वो कमिटमेंट नहीं है, ये बैकअप टीम चीफ मिनिस्टर के ऐलानात को रूबे अमल नहीं लाती, उसमें नाकाम होती है। कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जब ये मुतालबा किया, तो उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि अनीसुल गुरबा के ताल्लुक से, अनीसुल गुरबा रोड वाइडनिंग में चले गई थी, दैट वाज द ओनली वन ऑर्फनेज existing in Hyderabad.
The orphanage was under the control of endowment department. It was MIM who fought and got that Anisul Gurba from the endowment department and handed over to the Waqf board. और वक्फ बोर्ड के पास जाने के बाद, रोड वाइडनिंग में जमीन जाने के बाद, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने, चंद्रशेखर राव साहब ने अनीसुल गुरबा की 4200 गज जमीन दी है और अनीसुल गुरबा के लिए जो बाजू में पीडब्ल्यूडी का ऑफिस था उसकी जमीन अनीसुल गुरबा को दी। हम अनीसुल गुरबा की जमीन जो आपने दी है वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को, वहां पर एक अच्छा अनीसुल गुरबा यतीम बच्चों के लिए एक अच्छा रहने का इंतजाम कर सकते हैं, एक स्कूल बना सकते हैं और उस स्कूल के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि 3 साइड उसको मेन रोड है नामपल्ली पर, अगर हम कमर्शियल अगर स्पेस को अगर ऑक्यूपाई करके रेंट करेंगे तो हमको जरूर 25 लाख रुपया महाना आ सकता है। इसके लिए मैंने 3 महीने मेहनत की और एक अच्छा प्लान बनाया है, ड्राइंग बनाई है, कमर्शियल स्पेस भी बनाया है, उसमें लड़कियों का ऑर्फनेज अलग है, लड़कों का अलग है और एक स्कूल भी है और उसके बाद सेलार में पार्किंग है, डाइनिंग हॉल है और टोटल एक्सपेंडिचर 21 करोड़ का एस्टीमेट आया है। अगर आप वो 21 करोड़ रुपया देंगे तो एक इमारत खड़ी रहेगी और जब तक इमारत खड़ी रहेगी दुनिया आपको याद करेगी और आपके इस काम को कभी नहीं भुलाएगी। हमको ये बुनियादी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिद्दोजहद की हाईटेक सिटी के पास जो 4 मीनार है वो एक बना हुआ, वहां पे मस्जिद आलमगीर है। मस्जिद आलमगीर की जमीन को लैंड ग्रैबर कब्जा कर लिए थे। मैं खुद वहां जाकर लैंड ग्रैबर से लड़कर 1.5 एकड़ जमीन को मस्जिद को हासिल की और शायद मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा होगा कि मैं वहां की कमेटी का प्रेसिडेंट बना, इसलिए कि उस जमीन को बचाना है ताकि मेरी मौजूदगी से कोई लैंड ग्रैबर उस पर ना आए। और मैं कहूंगा कि हम ये चाहते हैं कि उस मस्जिद आलमगीरी की मस्जिद जो है वहां पर एक इस्लामिक सेंटर बनाएं। हाईटेक सिटी पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, कई मुसलमान हैं वहां पे, सारे हिंदुस्तान से लोग आकर रोजगार हासिल कर रहे हैं हाईटेक सिटी में। अगर इस मस्जिद में, वहां मस्जिद पुरानी है, उस पुरानी मस्जिद को शहीद कर कर नई मस्जिद बना सकते हैं। नई मस्जिद के साथ साथ एक इस्लामिक सेंटर बन सकता है, एक स्कूल, हाई स्कूल बना सकते हैं वहां पे, उसके साथ साथ वहां पे एक कन्वेंशन सेंटर बनाते हैं, इस्लामिक सेंटर जैसा दिल्ली में है, एक हॉस्टल बना सकते हैं ताकि कोई भी डेलीगेट्स हाईटेक सिटी को आएंगे तो वो देखेंगे कि रियासत तेलंगाना में एक इस्लामिक सेंटर है और वो इस्लामिक सेंटर दुनिया को यह पैगाम देगा कि इस्लाम जिहाद का या सिर्फ किसी के नफरत का मजहब नहीं है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। यह पैगाम हम वहां से देना चाहते हैं। और साथ ही साथ दरगाह बराने शाह साहब क़िबला की दरगाह है, उस दरगाह के पास भी 6000 गज अराज़ी है, वहां पर भी एक अच्छा प्रोग्राम हम बनाए हैं। वहां की कमेटी की तरफ से 50 लाख रुपया वो लोग देने तैयार हैं, जिसमें से 25 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूं। अगर वहां पर भी एक स्कूल और वहां पर भी अगर एक अच्छा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। दरगाह बराने शाह साहब क़िबला है साहब पुराने शहर में, ये बहुत, मैं ये कहूंगा कि आप चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब आप 200 रेजिडेंशियल स्कूल मुसलमानों के लिए बना रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप वो रेजिडेंशियल स्कूल्स को बनाने के लिए वक्फ बोर्ड से कहिए कि जितने भी वक्फ बोर्ड के लैंड है वो लैंड्स को आइडेंटिफाई करके आपको दीजिए। अगर बनाना है तो आप उन जमीन पे बना सकते हैं। बहुत सी जायदादें हैं, आपको सुन के हैरत होगी कि शेख पेट के पास जो नई रोड फिल्म नगर के पास से जाती है नीचे टूम्स के तरफ चौड़ी रोड, वहां रोड पर भी 4000 के करीब या 2000 गज जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, खाली पड़ रही है, एनक्रोचर्स एनक्रोच करना चाहते हैं, जमीन खाली है। मैं ये भी कहूंगा कि रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर A.K. खान साहब was the then police commissioner. MIM party was successful in getting back the वक्फ लैंड। बेगम पेट पर टास्क फोर्स ऑफिस था, हम वो जमीन हासिल करने में कामयाब हुए। वो जमीन टास्क फोर्स के पास थी, वक्फ की जायदाद थी, हम हासिल करें। सर, I would like to bring to the kind notice of Honorable Chief Minister Sahab through you, Honorable Speaker Sir, is that after taking the possession of that Begumpet Waqf land,
the Hyderabad Metro Rail wants to take that land on 30 years of lease. Please kindly hand over that land to them. वो जमीन मेट्रो ट्रेन वालों को दे दीजिए, इससे पहले कि कोई लैंड ग्रैबर या कोई औकाफी लैंड ग्रैबर आके उसको ग्रैब करे और क्लेम करे। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन को दे दीजिए, रेंट फिक्स कर दीजिए, उनसे डिपॉजिट ले लीजिए और जितना डिपॉजिट आ रहा है उसी डिपॉजिट से हम इस्लामिक सेंटर, ऑर्फनेज, दरगाह बराने शाह साहब का ये बिल्डिंग उसी पैसे से हम बना सकते हैं। लेकिन इरादे नेक हैं, मंसूबे अच्छे हैं, लेकिन उसकी अमलावारी में कोताही हो रही है। उसकी अमलावारी को कामयाबी के साथ हमको करना होगा। शादी मुबारक की स्कीम के ताल्लुक से भी कहूंगा कि तेलंगाना का पहला इजलास हुआ और पहले इजलास में मजलिस ने मुतालबा किया था कि गरीब मुसलमानों की शादियों के लिए इंतजाम करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब फौरन उठकर बोले कि बिल्कुल सही बात है, मेरा भी इरादा है, आपका मुतालबा सही है, हम गरीब बच्चों की शादी का इंतजाम करेंगे। यह शादी का इंतजाम भी किसी रियासत में नहीं हो रहा है, हां राजस्थान में होता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से। चीफ मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने ऐवान में यहां कहा था कि उर्दू बेशक फली फूली है हैदराबाद में, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं भी उर्दू का शहदाई हूं, उर्दू का चाहने वाला हूं, उर्दू के साथ इंसाफ करूंगा, एक मीटिंग बुलाऊंगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि उर्दू को आज खत्म करने की कोशिश व साजिश की जा रही है। आज उर्दू एक ऐसी जबान है कि उर्दू जबान के जरिए शेर शायरी होती है और जिस तरीके से अपने दिल के ख्यालात का इजहार उर्दू में हो सकता है, किसी और जबान में इतनी खूबसूरती के साथ नहीं हो सकता जो उर्दू के साथ। लेकिन आज उर्दू को हमको बचाना होगा, और अगर उर्दू को बचाना होगा तो उर्दू को रोजगार से लिंक करना होगा, उर्दू को रोजगार से लिंक करना होगा। अगर उर्दू रोजगार से लिंक नहीं होगी तो उर्दू कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बार बार कहा, आज भी कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से आप कुछ ऐलान कर देंगे। वो ये है कि जितने भी सरकारी तकर्रुरात होंगे, जितने भी सरकारी तकर्रुरात होंगे, कोई भी महकूमे में, कोई भी डिपार्टमेंट में, उन तकर्रुरात का इम्तिहान उर्दू में भी मुनक्किद करवाइए। सिर्फ इम्तिहानी है, प्लीज कंडक्ट all the government recruitment exams in Urdu. This has been our demand. और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब जानते होंगे, बहुत कम लोग होंगे यहां पे जो जानते हैं सहल आसानी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं। और वो 3 लैंग्वेज फार्मूला के जरिए मादरी जबान में दूसरी जबान में तालीम हासिल करने और उर्दू अपनी मादरी जबान को सीखने का हक है। लेकिन आज कई प्राइवेट स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप नीट के एग्जाम को उर्दू में कंडक्ट कर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे, नीट का एग्जाम उर्दू में भी कंडक्ट होना चाहिए। तेलुगु में हो रहा है तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में हम यह पैगाम दे सकते हैं कि तेलंगाना वो रियासत है जिसने सारे हिंदुस्तान में उर्दू मीडियम के पढ़ने वालों के लिए नीट के एग्जाम को उर्दू में भी कंडक्ट करने का मुतालबा किया। यह बहुत बड़ा काम होगा। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी मुसलसिल हर वक्त उनसे मिलकर कहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप फलकनुमा जूनियर कॉलेज के लिए, आप फलकनुमा जूनियर कॉलेज के लिए 5 करोड़ दे दीजिए। 20 करोड़ का बजट है, 5-5 करोड़ 2-3 साल में लगाएंगे, एक बेहतरीन शानदार जूनियर वो डिग्री कॉलेज पुराने शहर में बन जाएगा। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप इस ताल्लुक से गौर करिए चीफ मिनिस्टर साहब। अगर आप पैसे दे देंगे तो बहुत बड़ा एक डिग्री कॉलेज बन जाएगा, और ये कोई बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा काम है, हो सकता है। मैं इसके साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान में वादा किया था कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो आराजी है, जो अलॉट हो गई है, ठीक है, रहने दीजिए, करने दीजिए। जो अनअलॉटेड जमीन है, कम से कम वो अनअलॉटेड जमीन को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दीजिए। यह अहम मसला है। जब आप अलहदा तेलंगाना की जिद्दोजहद कर रहे थे
تو آپ ہی کی پارٹی تھی جو ہائی کورٹ میں گئی تھی اس موقوفہ جائیداد کے لیے اور ہائی کورٹ میں جیتی تھی. میں بھی اس مقدمے میں ایک فریق تھا. جیتنے کے بعد آپ تو جانتے ہیں اگر آپ وہ زمین دیں گے تو ہم اس زمین کے ذریعے مسلمانوں کے روزگار کے موقعوں کو کھوج سکتے ہیں. بہت سے اوقافی جائیدادیں ہیں. آلیر میں ہیں, آلیر میں 1200 ایکڑ ہے, چوٹپل میں ہے, نلگنڈا میں ہے. میرے پاس لمبی چوڑی فہرست اوقافی جائیدادوں کی. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیے یا پھر آپ ایک لیجسلیچر کمیٹی بنائیے. پورے اوقافی جائیدادیں جو پرائیویٹ یا پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں ہیں ان جائیدادوں کی فہرست بنا کر اس پہ ہم کو کام کرنا ہوگا. کیونکہ اوقافی جائیدادوں کو کا اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو اوقافی جائیدادوں کے ذریعے ہم مسلمانوں کی پسماندگی, ان کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. آخر میں چیف منسٹر صاحب کو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں تنقید کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ نئی ریاست ہے, نئے مسائل ہیں, لیکن میں آپ جب کہہ رہا تھا آپ نہیں تھے چیف منسٹر صاحب, میں کہنا چاہتا ہوں آپ دیانتدار ہیں, آپ مخلص ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے ماتحدین عہدیدار جو ہیں یہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے. یہ لوگ کام نہیں کرتے. آپ دیکھیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں. 2014 میں 1030 کا بجٹ کا اعلان ہوا. ٹوٹل بجٹ ریلیز 466.01. ایکچوئل ایکسپینڈیچر دیکھیے, پہلے تو بجٹ ایلوکیشن 1000 کا ہوا اور اس میں سے ریلیز ہوا 466 اور یہ لوگ خرچ کرے کتنا 287. تو سوال یہ ہے کہ 287 کیوں؟ ٹھیک ہے حکومت جتنا دیتی ہے پورا کیوں نہیں خرچتے یہ لوگ, کیوں نہیں کرتے؟ 2015 اور 16 میں صاحب 1160.36 آپ بجٹ کا اعلان کریں, ریلیز کتنا ہوا 610, سپینڈ کتنا ہوا 478.46. اب تک اس سال کا بجٹ میں بیان کروں گا 2016-17 کا آپ کا اعلان تھا 1279.95, بجٹ ریلیز 651.86, ایکچوئل ایکسپینڈیچر 374.29. تو سوال یہ ہے کہ اتنا بجٹ سپینڈ کیوں ہو رہا ہے, کیوں پورا نہیں ہوتا آپ جو دیتے ہیں؟ اور آج میں یہ بھی کہوں گا آپ میٹنگ بلائیے. 2 لاکھ اپلیکیشنز آئے ہیں قرض کے لیے جس میں سے صرف 8000 کو یہ لوگ دیے ہیں. ماں باقی لوگوں کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ اوورسیز اسکالرشپ, بچوں کے دوسرا سیمسٹر ختم ہو چکا ہے لیکن پیسے نہیں گئے. سر پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے, بہت اچھی اسکیم ہے. میں جیسے ہی اسمبلی میں بولا آپ اٹھ کر بولے کہ اکبر صاحب بہت اچھا ہے, یہ کرنا چاہیے, اوورسیز ہمارے بچے باہر جا کر پڑھنا چاہیے. سر آج ان کے پیسے نہیں ہیں, 54 کروڑ کا ریکوائرمنٹ ہے, اس میں سے کچھ تھوڑے پیسے دے دیجیے. آپ نے جامعہ نظامیہ میں اعلان کیا کہ جامعہ نظامیہ کی ڈگریز کو ریکگنائز کریں گے, آج تک وہ ڈگری کا نہیں آیا. یہ لوگ کرتے کیوں نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. چیف منسٹر صاحب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ان سارے مسائل کو دیکھیے اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا کیجئے. میں آخر میں آپ سے یاد دلانا چاہوں گا کہ میں اور اسد صاحب آپ سے ملے تھے, آپ نے بجٹ میں 8 کروڑ روپیہ مکہ مسجد کے لیے دیا تھا. وہاں مکہ مسجد میں پانی ٹپک رہا ہے, جانمازیں گیلی ہو رہی ہیں, کیمراز نہیں چل رہے ہیں. آپ 8 کروڑ دینے کے بعد بھی مکہ مسجد میں کام نہیں ہوا. چیف منسٹر صاحب 8 کروڑ آپ دیے, آج تک کام نہیں ہوا, کیمراز نہیں چل رہے ہیں, پانی ٹپک رہا ہے, 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی وہاں کے عملہ کو. آپ بتائیے یہ لوگ آج ان کو کام کرنا چاہیے لیکن کام نہیں کرتے. آپ مسلمانوں کا تعاون کریں گے اور مسلمان آپ کا بھی تعاون کرتے رہیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب مل کے 70 برس کی ناانصافی کو انصاف میں بدلیں گے اور ایک سنہری تلنگانہ صرف تلنگانہ کا نہیں بلکہ سنہری تلنگانہ ایس سیز کا ہوگا, سنہری تلنگانہ بی سیز کا ہوگا, سنہری تلنگانہ ایس ٹیز کا ہوگا, سنہری تلنگانہ مسلمان کا ہوگا, سنہری تلنگانہ کرسچن کا ہوگا, سنہری تلنگانہ سب کا ہوگا. یہ ہم کو آپ سے امید ہے. اسپیکر صاحب آپ نے جو موقع دیا اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ صاحب.